नमस्ते दोस्तों, शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल से। तो इस सेक्शन में हम लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट रिव्यू करेंगे। इस सेक्शन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। हम इस सेक्शन में मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझेंगे, हम मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन और टेलर सीरीज़ के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये सारे ही कॉन्सेप्ट हमारे लिए रिव्यू करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये सभी मशीन लर्निंग में यूटिलाइज होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज़ से। तो मैट्रिक्स ऑपरेशंस में कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम हमेशा यूज़ करते हैं, जैसे ट्रांसपोज, और मैं उम्मीद करती हूँ आप इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से फेमिलियर भी हैं। अगर थोड़ा रिवीजन चाहिए तो आप अपने एंड पर भी रिवीजन कीजिए। तो ट्रांसपोज का ऑपरेशन, जिसमें हम कुछ नहीं करते, रो और कॉलम्स को हम स्वैप करते हैं। ट्रेस निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना, एडजॉइंट क्या होता है एक मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स पे अलजेब्राइक ऑपरेशंस करना जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप इनके कुछ एग्जाम्पल्स अपने एंड पर सॉल्व कीजिए। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो होता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका साइज है m क्रॉस n, और r रेज टू द पावर m क्रॉस n का मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि इस मैट्रिसेस की सारी एंट्रीज हमारे पास रियल नंबर्स हैं। तो हम ये कहेंगे मैट्रिक्स A बिलोंग्स टू r रेज टू द पावर m क्रॉस n। ठीक है, तो मैट्रिक्स का साइज इसका मतलब m क्रॉस n है। इसमें m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? हम ये कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A, और दूसरे शब्दों में जो हमारे मैट्रिक्स के A के कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, कितने कॉलम्स हैं हमारे पास? n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो n नंबर ऑफ कॉलम्स में जितने कॉलम्स, हर कॉलम एक वेक्टर की तरह है। हमने पिछले लेक्चर्स में वेक्टर स्पेसेस और सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आपको याद होगा हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने लिया था वेक्टर स्पेस लिया था n क्रॉस n इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का भी। तो उससे आप समझ पा रहे होंगे कि हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स और हमने Rn के भी एग्जाम्पल्स लिए थे, वेक्टर्स के भी लिए थे। तो हम ये कहेंगे कि जितने भी कॉलम्स हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उनमें हम पता लगाएंगे कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। तो हम कहेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ A, इनको हम कहते हैं रैंक ऑफ A। और रैंक हमेशा एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, वो ये होगा कि ये हमेशा मिनिमम होगा m या n से कम ही होगा, ये हमेशा इससे कम ही होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि मेरा मैट्रिक्स A था और उसका साइज जो था वो था मेरा 3 क्रॉस 2। इस केस में मेरा रैंक क्या होगा? रैंक ऑफ A विल बी लेस देन इक्वल टू 2। अगर मैट्रिक्स का साइज है 3 क्रॉस 4, इस केस में रैंक ऑफ A क्या होगा? ये होगा लेस देन इक्वल टू 3। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर दो मैट्रिसेस हों, एक m क्रॉस k का है और दूसरा k क्रॉस n का है, तो अब हम दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं। तो अगर मेरा नया मैट्रिक्स AB है तो इसका रैंक ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इसका रैंक, तो हम ये भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए ये हमारा है 3 क्रॉस 2 और ये है 2 क्रॉस 4। तो हमारा AB का साइज़ क्या हो गया? 3 क्रॉस 4। लेकिन अगर हम मिनिमम ऑफ दोनों का देखें, रैंक A और रैंक B, रैंक A है आपका लेस देन इक्वल टू 2, रैंक B है लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका रैंक जो है AB का 2 से तो कम ही होगा, बट इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक A प्लस रैंक B, जो कि है जो भी होगा। सपोज करिए 2 ही है तो 2 प्लस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो आप इस तरीके से रैंक निकाल सकते हैं। फॉर द टू मैट्रिसेस, अगर दोनों मैट्रिसेस का साइज सेम है
तो हमारी रैंक की प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई होगी कि दोनों का सम ऑफ मैट्रिसेस अगर हम करेंगे तो रैंक ए और रैंक बी दोनों ऐड हो जाएंगे। दैट विल बी जो हमारा होगा रैंक ऑफ ए प्लस बी, उससे लेस देन इक्वल टू होगा। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम सारी डायगोनल एंट्रीज एक मैट्रिक्स की ले लें और उनको सम कर दें, उसको हम कहते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस अगर हमारे पास है ए बी और दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ट्रेस चाहे हम ए बी का निकालें या ट्रेस बी ए का निकालें, दोनों हमारे बराबर होंगे। अब हम चलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो सपोज करिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो साइज है m क्रॉस n का, और मेरे पास वेक्टर है जो साइज है n क्रॉस 1 का। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अब n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो अब इसको सिंपल फॉर्म में देखते हैं। हमारी जो काफ़ी सारी इक्वेशंस हैं, तो आपने ये मैथ में किया है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कुछ अननोन्स हैं और कुछ हमारे पास इक्वेशंस हैं। अब हम इन अननोन्स को निकालना चाहते हैं बाय यूजिंग दिस सेट ऑफ इक्वेशंस। तो अब इन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स नोटेशन फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो हम कहते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए का साइज़ क्या है? ए का साइज़ है m क्रॉस n, x का साइज़ है n क्रॉस 1 और b का साइज़ है हमारा कितना होगा? m क्रॉस 1। ये ऑब्वियस है, ये है, ठीक है ना। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम क्या कह रहे हैं, एक तरीके से हम इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे कि एक ऑपरेटर है, ऑपरेट कर रहा है, मैट्रिसेस कहाँ से आ रहे हैं? m क्रॉस n स्पेस से, और उसको मैप कहाँ कर रहा है? ये हमारा कर रहा है m स्पेस पे। इंटरेस्टिंग है ना। तो यहाँ पर वेक्टर्स कुछ गड़बड़ हो गई। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे A ऑपरेट कर रहा है किस स्पेस पे? Rn पर, और मैप कर रहा है Rm पर। तो क्या है, इसने x यहाँ से उठाया और उसको ले गया B पर, ठीक है। मैंने नीचे एक बार लगा रही हूँ ताकि हमें पता लगे ये वेक्टर है। तो अब ये इस ऑपरेशन को तो एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, जितने भी मैं ऐसे x वेक्टर उठा रही हूँ और उसको B में मैप कर रहा है। तो हम कहेंगे डोमेन क्या है A का? डोमेन है जो सारे ये x वेक्टर हैं ये मिल के बना रहे हैं A का डोमेन, जिसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है। और रेंज क्या है? रेंज है Rm, जिसमें ये सारे B वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको और थोड़ा खोल लेते हैं तो हम इसको सपोज करिए कि मेरा ये था 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाया, 3 क्रॉस 3 का, और मैंने कहा उसमें 3 कॉलम हैं A1, A2, A3। ये कॉलम हैं जो इस तरह भरे हुए हैं। अब मेरा x जो वेक्टर है वो भी मेरा 3 क्रॉस 1 का है। इसकी एंट्रीज क्या हैं? x1, x2, x3। ये सिंगल रियल नंबर्स है। अब b भी मेरा 3 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 1 इज़ 1 क्रॉस 1। तो ये क्या बना? ये मेरा है b वेक्टर। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a1 बार x1 प्लस a2 बार x2 प्लस a3 बार x3 इक्वल टू b वेक्टर। तो अब हम क्या पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है जो कि b वेक्टर है वो कुछ नहीं है बल्कि लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया है a1, a2, a3 का, क्योंकि ये वेक्टर्स थे और वेट किससे हो रहा है? x1, x2, x3 तीन स्केलर से। तो इसलिए अगर आप लास्ट लाइन देखें तो हमने क्या लिखा? रेंज ऑफ a, जो कि ये सारे b वेक्टर्स हैं, इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलम्स ऑफ a। तो हमने a के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जो कि हमारे रेंज ऑफ a में लाई करता है। और नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स A क्या होगा? वो सारे वेक्टर्स जो कि मिलके अगर उनको A से मल्टीप्लाई किया जाए, AX,
तो वो ज़ीरो वेक्टर बना दे। तो इस तरह के सारे x वेक्टर्स को हम इकट्ठा करने, तो सपोज़ करो मेरे पास था ax1 भी ज़ीरो वेक्टर में मैप हुआ, एक दूसरा वेक्टर x2 भी ज़ीरो में मैप हुआ, तो हम ये सारे वेक्टर्स इकट्ठे कर लेंगे x1 x2 एंड सो ऑन, ताकि अगर इन पे जब a ऑपरेट कर रहा है तो वो मेरा ज़ीरो वेक्टर बन रहा है। तो इसको कहेंगे हम नल स्पेस, ये हमारा कहलाएगा नल स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स A। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हम देखते हैं तो हम बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस की। तो कंसिस्टेंट कब कहते हैं? जब हम सोल्यूशन निकाल पाते हैं, चाहे वो सोल्यूशन यूनिक हो और चाहे इन्फिनिटली मेनी हो। और इनकंसिस्टेंट हम तब कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट अगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं इज कंसिस्टेंट अगर इफ देयर एग्जिस्ट अ सोल्यूशन टू दिस। तो उस केस में अब हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स हमारा क्या था, हम लिख रहे थे Ax इज इक्वल टू बी। तो ए बी मैट्रिक्स था, तो हम क्या करते हैं, हम ए और बी वेक्टर को यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसको अब हम लिखेंगे, ये ऐसे नोटेशन में लिख दिया ए बी। इसको हम कहते हैं इज इक्वल टू, अब रैंक ऑफ ए बी क्या है, दैट विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, अगर तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और उसका सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो जितना ए का रैंक है, अगर ए हमारा सपोज करिए कि मैट्रिक्स था 3x3 और उसका रैंक था 3, वो फुल रैंक था, तो अगर मेरा रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, तो हमारे पास सोल्यूशन होगा यूनिक। नाउ द सोल्यूशन सिस्टम में कब हमारे पास इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे, अगर मेरा होगा रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, लेकिन वो हमारा होगा लेस देन n। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने हैं ए में, हमारे n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि रैंक ऑफ ए इज एक्चुअली लेस देन दिस n। उस सिनेरियो में हमारे पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए कि मेरा a ऐसा था और मेरा यहाँ पर x था और मेरा यहाँ था, ये मेरा b था। तो अब जब मैंने a b लिखा तो मेरा a b कैसा बनेगा, ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 एंड 1 0। अब आप बताइए इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, रैंक इज इक्वल टू 1, ये हम देख पा रहे हैं, सब एक जैसा है। अब जब मैंने इसको ऐड कर दिया, इसका रैंक हो जाएगा रैंक इज इक्वल टू 2। अगर आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दिस डज नॉट हैज़ नो सॉल्यूशन। क्यों, वो ऑब्वियस है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं रैंक ऑफ ए तो है हमारा, ये तो है 1 और ये हमारा हो गया 2, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह बाकी के एग्जाम्पल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। A matrix A belonging to R M cross N is non-singular। हम कब कहते हैं मैट्रिक्स A non-singular है, अगर AX is equal to 0 if and only if X is equal to 0। मतलब कि मैं किसी भी नॉन ज़ीरो वेक्टर से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं, मेरा मल्टीप्लिकेशन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो होगा ही तब जब वो वेक्टर ही ज़ीरो होगा जिससे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज़ में आगे बढ़ते हैं। हम नॉर्मल मैट्रिक्स की बात करते हैं, वो हम कहते हैं जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब आपको याद होगा हमने शुरू में जब नोटेशंस बताई थी तो हमने बताया था कि ये सुपरस्क्रिप्ट h किसको डिनोट करता है, ये हम कहते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को। तो अब एक बार उसको दोबारा देख लेते हैं। तो सपोज करिए कि मेरा एक मैट्रिक्स था A, जो मैंने लिखा 1 2 3j 4 5 0 2j 0 1। अब A
हर्मिशियन ट्रांसपोज क्या होगा कि पहले तो मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है 1, राइट, हर्मिशियन ऑपरेटर ऐसे बनाते हैं। 2, 3 का क्या होगा, क्योंकि मुझे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेना है, -3j, 4, 5, 0, -2j, 0, 1, ये होगा हमारा AH। तो अगर कोई मैं मैट्रिक्स को हम नॉर्मल कब कहेंगे, जब वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स इज वन सच दैट A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो अगर ये वाली, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये मैट्रिक्स, तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने एग्जांपल लिया वो सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। हर्मिशियन मैट्रिक्स एक तरीके से कॉन्जुगेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं तो फिर ये कॉन्जुगेट भी ऑपरेशन लेना होगा, वो भी एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये मेरी सारी रियल एंट्रीज भरी थी तो ये मेरा सिंपली ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज वन जो कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, दैट AH इज इक्वल टू -A। यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जब वो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, UH इज इक्वल टू UHU। तो इसका मतलब वो नॉर्मल तो है, लेकिन साथ में ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो आइडेंटिटी के भी बराबर हो गया। तो यहाँ से हम क्या इन्फर करते हैं कि UH कुछ नहीं है, हमारा U इनवर्स ही हो गया है। अ रियल वैल्यूड यूनिटरी मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बहुत जगह सुने होंगे, और आजकल तो हम बात करते हैं कि डीप लर्निंग में जब न्यूरल नेटवर्क को सेटअप करते हैं तो एक है हमारे पास ऑर्थोगोनल वेट इनिशियलाइजेशन। तो इसलिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जब वो ये वाली A² 2 बार A को मल्टीप्लाई कर दें इफ इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू A। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स satisfies this property of being idempotent, वो idempotent तो होता ही है। If P is equal to PH, अगर ये वाली प्रॉपर्टी भी है, सेटिस्फाई करता है, तो हम P को कहते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। अब मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन में आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन बहुत यूज़फुल ऑपरेशन होता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहां हम मैट्रिसेस को डिकम्पोज करते हैं, वो हमारी सारी मैथ जो है सिंप्लीफाई करता है। उसके साथ जो कॉम्पोनेंट मैट्रिसेस आते हैं, कई बार उन कॉम्पोनेंट मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो अब मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि हम एक मैट्रिक्स को कुछ कंपोनेंट मैट्रिसेस में तोड़ दें जिनका प्रोडक्ट मिलके ये मैट्रिक्स बनाता है। जैसे कि सपोज मैं कहूँ A इज इक्वल टू BCD, तो अब मैंने मैट्रिक्स A को डिकम्पोज कर दिया है। अब अगर B, C और D की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल ऑपरेशन हो जाता है। और इसके भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम डिकम्पोजिशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन तो आप सबने पढ़ी भी होगी और रिवाइज भी करेंगे। उसके अलावा भी जैसे नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, QR फैक्टराइजेशन ये हमें हेल्प करता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। चोलेस्की डिकम्पोजिशन, बहुत सारे और डिकम्पोजिशंस हैं जो कि मैट्रिसेस के यूज़ होते हैं। अब हम आगे चलते हैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स पे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अब ये आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स हम आगे भी देखेंगे कि ये काफ़ी हेल्पफुल ऑपरेशन होता है और बहुत जगह इस्तेमाल भी होगा, तो इसीलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हम सेमी डेफिनेट और डेफिनेट मैट्रिसेस को समझते हैं। तो एक मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो सेमी डेफिनेट है कब, When the quadratic form, ये जो quadratic form लिखी मतलब कि Z एक वेक्टर है, तो मैंने कहा K सपोज करिए n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। मैंने एक वेक्टर लिया Z जो कि मेरा n क्रॉस 1 का है। अब मैंने ये फॉर्म बनाई Z ट्रांसपोज K Z। अब आप देख सकते हैं इसकी डायमेंशन क्या हुई, ये हो जाएगा 1 क्रॉस n, ये हो जाएगा n क्रॉस n और ये क्या होगा n क्रॉस 1। मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी बनेगी 1 क्रॉस 1 की। अब अगर ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए कि Z जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप जितने भी n क्रॉस 1 के वेक्टर्स हैं, पॉसिबल वेक्टर्स सब उठा लो,
चाहे आप करो, सपोज करिए कि n मेरा था 3, तो अब मैं 3 क्रॉस 1 के वेक्टर्स बना रही हूँ, 1 0 0 2 3 1 1 2 2, इस तरह करके मैं जितने मर्जी वेक्टर उठा लूँ, वो वेक्टर ज़ीरो नहीं होने चाहिए। किसी भी वेक्टर से अगर मैं ये प्रोडक्ट निकालूंगी तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। सेमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी ज़ीरो होने की भी पॉसिबिलिटी है। और हम कहेंगे पॉजिटिव डेफिनेट, पक्के से पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेफिनेट है अगर ये स्ट्रिक्टली क्वांटिटी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाती है, तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव डेफिनेट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइगन वैल्यूज़ एक मैट्रिक्स की क्या होती हैं? तो सपोज करिए कि मैंने इस मैट्रिक्स को लिया K और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर से 5, और वो वैल्यू आ गई मेरी लेम्डा टाइम्स 5, जिसमें कि 5 तो मेरा वेक्टर है और लेम्डा मेरी स्केलर वैल्यू है। तो अब हम क्या कहेंगे? तो ये क्या है? n क्रॉस n का, ये है n क्रॉस 1, ये हो गया मेरा n क्रॉस 1, तो ये भी यहाँ पर भी n क्रॉस 1 है। तो हम कहते हैं आइगन वैल्यूज़ क्या है एक मैट्रिक्स की? दोज नंबर्स लेम्डास जो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? हम बनाते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ k माइनस लेम्डा आई, हम इसको ज़ीरो कर देते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो ये हमारी लेम्डास देती हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम एक अपने आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, ताकि वो फिर कहता है k फाई इज इक्वल टू लेम्डा फाई, वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। और हम उसको कहेंगे फॉर ऑल फाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उस सिनेरियो में हम फाई को आइगन वेक्टर करेंगे और लेम्डा को आइगन वैल्यू। तो जनरली हम आइगन वेक्टर्स को नॉर्मलाइज्ड कर देते हैं, यूनिट नॉर्म लेते हैं। अब आप रिमेंबर कर पाएंगे कि हमने यूनिट नॉर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक वेक्टर का नॉर्म जो है फाई है ना, वो क्या था? हमने डिफाइन किया था फाई क्रॉस इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना। और ये इनर प्रोडक्ट क्या था? वो हमारा था फाई ट्रांसपोज फाई, उसका स्क्वायर रूट। अब फाई ट्रांसपोज फाई क्या था? वो भी हमने डिफाइन किया था। वो हमने कहा था आई जितना भी है, अगर उसका लेंथ n है 1 to n फाई, यहाँ पर वहाँ पर हमने x ट्रांसपोज y किया था, फाई आई हो जाएगा क्योंकि दोनों फाई आई हैं, तो ये फाई आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा? कुछ नहीं है, i इज इक्वल टू 1 to n फाई आई स्क्वायर। तो ये हमारा, अगर ये क्वांटिटी इक्वल टू 1 है तो हम कहेंगे यूनिट नॉर्म है। तो जब हम ये सॉल्व करते हैं और निकालते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको यूनिट नॉर्म कर देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं वेक्टर्स को। अब थ्योरम क्या कहती है? लेम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इफ एंड ओनली इफ दिस हैपन्स। अब कुछ हम बात करेंगे सिमिलर मैट्रिसेस की। तो क्या है? दो n क्रॉस n मैट्रिसेस को हम सिमिलर कहते हैं अगर वो ये वाली कंडीशन पूरी करते हैं। सो A और B हमारे दो मैट्रिसेस हैं और हम ये कह रहे हैं कि एक कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स T एग्जिस्ट करता है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब है कि जो T मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी हम T इन्वर्स AT कंप्यूट कर पाएंगे। तो हम कहेंगे टू मैट्रिसेस आर सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट, ऐसा कोई मैट्रिक्स T एग्जिस्ट करता है विद डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो सच दैट ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, तो हम A और B को सिमिलर मैट्रिसेस कहेंगे। n क्रॉस n मैट्रिक्स K is similar to a diagonal matrix if and only if K has n linearly independent आइगन वेक्टर्स एंड हेंस ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब हमने यहाँ पर एक्चुअली किया क्या है? हमारे पास एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है जो हम कह रहे हैं फुल रैंक है और इट हैज़ K n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अब हम कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को एक्चुअली हम डिकम्पोज कर सकते हैं इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं और मैं u को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो क्या बनेगा मेरा? K इज इक्वल टू
u लेमडा u इनवर्स। और लेमडा क्या है? ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है। और ये जो है हमारे u, इसमें वो हम आइगन वेक्टर्स स्टैक कर देते हैं। इसके कॉलम जे में आइगन वेक्टर्स k के आइगन वेक्टर्स स्टैक कर देते हैं। तो ये हमारा बेसिकली यूनिटरी मैट्रिक्स भी होता है। तो ये बन जाता है u लेमडा u ट्रांसपोज। क्यों? यूनिटरी मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है? ये अगर मैंने रियल माना है तो u ट्रांसपोज इज इक्वल टू u ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब let k be a real symmetric matrix with eigen values lambda 1 to lambda n, और ये है मेरा n क्रॉस n का मैट्रिक्स। then k has n mutually orthogonal eigen vectors जो है मेरे phi 1 to phi n। तो अब क्या है? let k be a real matrix, k is similar to a diagonal matrix, और हम ऐसे लिख सकते हैं where the columns of u contain the ordered unit eigen vectors of k। A real symmetric matrix K is positive definite if and only if उसकी सारी आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव नंबर्स। सारी नॉन ज़ीरो हैं और सारी पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन ज़ीरो हैं। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ, और ऐसा क्यों है? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ K क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ दीज आइगन वैल्यूज। तो वो अगर सारी पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन ज़ीरो हैं, तभी डिटर्मिनेंट ऑफ K विल ऑल्सो बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो ये क्या बताता है कि K फुल रैंक भी है और उसका डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव है। तो अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है और हम इसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालना चाहते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा पॉज लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या करेंगे? हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा i इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें हेल्प करेगी हमारे आइगन वैल्यूज़ निकालने में। तो क्या है हमारा? 5 4 1 2 माइनस लेमडा 1 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारा 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट वो कितना होगा? वो होगा हमारा 5 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देगा लेमडा इज इक्वल टू 1 एंड लेमडा इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक आइगन वेक्टर के लिए सॉल्व करूँगी। तो कैसे करेंगे? अब हमें पता है a phi इज इक्वल टू लेमडा phi। तो अब हम लिखते हैं 5 1 4 2, और वेक्टर मैं ले लेती हूँ phi 1 phi 2 इक्वल टू, पहले लेमडा इक्वल टू 1 phi 1 phi 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 5 phi 1 प्लस 4 phi 2 माइनस phi 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बनेगी phi 1 प्लस 2 phi 2 माइनस phi 2 इक्वल टू 0। ये क्या देगा? दोनों इक्वेशन, पहली इक्वेशन को देखूं तो मेरी बन रही है 4 phi 1 प्लस 4 phi 2 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है मेरी? phi 1 प्लस phi 2 इक्वल टू 0। तो दोनों ही सेम है, लेकिन ये क्या बता रही हैं? phi 1 इज इक्वल टू माइनस phi 2। तो अगर मैंने phi 1 को 1 लिया तो phi 2 मेरा हो गया माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है? मेरा पहला आइगन वेक्टर जो आया वो हो गया 1 माइनस 1। मैं माइनस 1 1 भी ले सकते हैं हम, लेकिन हमें इसे यूनिट नॉर्म भी करना है। तो अगर मैंने इसको नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज इट, तो क्या बनेगा? ये मेरा 1/√2 माइनस 1/√2। अब आप इसका वेरीफाई कर सकते हैं। इसका नॉर्म जो होगा वो यूनिटी होगा। क्यों? मैं पहली क्वांटिटी का स्क्वायर करूँगी 1/2, दूसरी का स्क्वायर करूँगी तो बन जाएगा 1/2, दोनों का सम इज इक्वल टू 1। तो ये यूनिट नॉर्म है। इसी तरह आप यहाँ पर अब 6 लिख देंगे और फिर दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपको दूसरा आइगन वेक्टर मिल जाएगा।
तो इस तरीके से हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर निकालते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मैंने आइगन वेक्टर्स निकाल लिए, आइगन वैल्यूज़ निकाल ली, तो अब मैं एक डेल्टा मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें हम डाल देंगे 1 6 0 0। ये है मेरा हम इसको बोलते हैं कैपिटल लेम्डा, कैपिटल लेम्डा ये मैट्रिक्स है। जनरली ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। और मैंने U बनाना है। U कैसे बनाना है, मैंने पहला मैट्रिक्स हमने कौन सा निकाला था, हमने लिखा था 1/√2 माइनस 1/√2, तो हम स्टैक कर देंगे 1/√2 माइनस 1/√2, और दूसरा स्टैक करेंगे, इसमें जो दूसरा वेक्टर आएगा वो आएगा आपका 4/√17 और होगा 1/√17। अब आप जब इसको निकालेंगे तो आप अब कहेंगे हमने क्या किया, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। ए को हम कैसे लिख सकते हैं, U लेम्डा U ट्रांसपोज, जिसमें कि U और लेम्डा दोनों हमारे पास गिवन है। अब इसी तरह में हमने एक और एग्जाम्पल दिया, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अब आप इसे खुद सॉल्व करिए, इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालिए, फिर इसके आइगन वेक्टर्स निकालिए, और फिर देखिए कि क्या आप इस मैट्रिक्स को आप डिकम्पोज्ड मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। इसी तरह आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर डिकम्पोजिशन की तरह एक और मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन बहुत ही यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो जो हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर डिकम्पोजिशन किया वो हम स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए करने हैं। यहाँ पर अब हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर अब हम कह रहे हैं ए मैट्रिक्स जो है वो m क्रॉस n का है, एंड वी कैन राइट इट एज U सिग्मा VH। H तब हम लिखते हैं जब हम कहते हैं कि मैट्रिक्स मेरा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो हमने C ले लिया, तो इसका मतलब उसमें एंट्रीज कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। तो पिछले में भी अगर हमने K मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स भी था हमारा मैट्रिक्स, या A पिछले में कॉम्प्लेक्स था और आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हमारा हो जाता U लेम्डा UH। तो जैसे ही हमारे कॉम्प्लेक्स आएंगे तो ट्रांसपोज का ऑपरेशन चेंज होके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का ऑपरेशन यूज़ होगा। बस इतना चेंज हमें ध्यान रखना है। अब हम क्या कहेंगे यहाँ पर U भी हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है और V भी यूनिटरी मैट्रिक्स है, लेकिन क्योंकि A मेरा m क्रॉस n है तो इसलिए ये होगा हमारा m क्रॉस m। जो बीच का मैट्रिक्स सिग्मा है ये है हमारा m क्रॉस n, और VH जो है n क्रॉस n। तो इसका मतलब U और V जो मैट्रिक्स हैं तो दोनों यूनिटरी, लेकिन इन दोनों की डायमेंशन अलग है। क्यों? क्योंकि मेरा A जो था वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था। तो ये दोनों तो यूनिटरी मैट्रिक्स हैं, और बीच में जो सिग्मा है हमारा, उसके अंदर हमारी कुछ डायगोनल्स पे वैल्यूज़ हैं, बाकी सारा ज़ीरो है। तो जैसे सपोज़ करिए कि आपका मैट्रिक्स था A जो था वो था 3x4 का, तो अब सिग्मा भी हमारा होगा 3x4 का। तो अब जब हम इसको भरेंगे तो इसका मतलब इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं, तो इसमें होगा सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से ये भरा होगा। लेकिन अगर ये होता, सपोज़ करिए A होता मेरा 4x3 और सिग्मा होता हमारा, ये भी होता फिर 4x3। अब इस केस में हमारा बनेगा, यहाँ पर 4 मेरी रोज़ हैं, तो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, यहाँ पर जो तीसरा है वो हमारा बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब की बार इस तरह का मैट्रिक्स होगा। तो अब हम जब देखते हैं कि A, तो अब इस तरीके से हम, तो ये जो A, इनको हम बोलते हैं सिंगुलर वैल्यूज़। तो याद कीजिए हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर डिकम्पोजिशन कर रहे थे, तो उनको हम कह रहे थे आइगन वैल्यूज़। अब की बार हम इनको कहते हैं सिंगुलर वैल्यूज़। तो ये जितनी भी सिंगुलर वैल्यूज़ होंगी तो P कितनी होंगी, P इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ M, N। तो हम कहते हैं वैल्यू सिग्मा I, ये सिग्मा I की हैं, आर द कॉल्ड एज द सिंगुलर वैल्यूज़ ऑफ A, और ये दे आर यूनिकली डिटरमिन्ड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ द आइगन वैल्यूज़ ऑफ AHA। तो अब आप क्या वेरीफाई कर सकते हैं, अगर मैं AHA बनाऊं तो आप
समझ सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। देख लेते हैं, इसका डायमेंशन हो गया n क्रॉस m और ये है हमारा m क्रॉस n, तो इसकी डायमेंशन हो गई n क्रॉस n। और अगर मैंने बनाया AH तो अब क्या हुआ, ये है m क्रॉस n क्रॉस m, तो इसकी डायमेंशन हो गई m क्रॉस m। दोनों की डायमेंशन अलग है। सपोज मैंने 3 क्रॉस 4 लिया था तो ये हो जाएगा मेरा 4 क्रॉस 4 और ये मेरा हो जाएगा 3 क्रॉस 3। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसका हम ये दोनों हमारे क्या हैं, ये हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस हो गए। इनका हम अगर हम इनकी आइगन वैल्यूज़ निकालें तो दोनों हमें आइगन वैल्यूज़ आइडेंटिकल देंगे। जिसका साइज़ बड़ा है वो एक एडिशनल 0 आइगन वैल्यू भी देगा। ठीक है, और जब तो इनका जो आइगन वैल्यूज़ हैं उनका जो स्क्वायर रूट है वो हमारी सिंगुलर वैल्यूज़ होंगी। ठीक, इस तरीके से हम इनके सिंगुलर वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको करके, आप इसको करके देखिए। पहले ये ए मैट्रिक्स लीजिए, अब इस मैट्रिक्स की आप AH A बनाइए या AH बनाइए और उसके बाद उसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वैल्यूज़ निकालिए और फिर हम उनके आइगन वेक्टर्स जो कि एक के हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे जो हमें V देगा, दूसरे के आइगन वेक्टर्स निकालेंगे जो हमें U के कॉलम्स देगा। इस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। तो जैसे अगर सपोज़ ये है तो अगर यहाँ पर रियल है तो मेरा ये हो जाएगा A ट्रांसपोज़। A ट्रांसपोज़ हमारा क्या होगा, ये होगा 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, ये हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस 2। तो अगर मैं इसको लिखूँ, ये मेरा है 17 8 8 17, ये आएगा। और अगर मैंने दूसरा बनाया जो कि, और इसकी आइगन वैल्यूज़ जब आप निकालेंगे तो इसकी आइगन वैल्यूज़ आएंगी λ1 इज़ इक्वल टू 5 एंड 25 एंड λ2 इज़ इक्वल टू 9। तो इसका मतलब मेरी सिग्मा एक तो आ गई 5 और दूसरी आ गई 3। ठीक, ये हमारे सिंगुलर वैल्यूज़ आ गए। अब जो तो ये जब ब्रेक होगा तो इसका डिकम्पोजिशन होगा तो हमें क्या मिलना है, U सिग्मा V ट्रांसपोज। U क्या होना है हमारा, ये है 2 क्रॉस 3, तो ये होगा 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3 और ये होगा हमारा 3 क्रॉस 3। तो U में जो मेरे कॉलम्स भरेंगे वो कैसे भरेंगे, हम A ट्रांसपोज के आइगन वेक्टर्स निकाल लेते हैं, वो हमारे U के कॉलम्स बनेंगे। इसी तरह हम A ट्रांसपोज A निकालेंगे, वो हमारा जब उसकी आइगन वैल्यूज़ देखेंगे तो वो देगा 25 9 और 0। और अब हम इसके करस्पॉन्डिंग भी आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, उनको हम नॉर्मलाइज करके भर देंगे V ट्रांसपोज में। तो इस तरीके से हम आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स इसके निकाल सकते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल का खुद अपने आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करिए। अब अंत में हम देखते हैं टेलर सीरीज़ क्या है। तो टेलर सीरीज़ क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है जो कि एक फंक्शन को इन्फिनिट सम ऑफ टर्म्स में एक्सपैंड कर देता है, वेयर ईच टर्म इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इवैल्यूएटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये इसलिए यूज़ किया जाता है टू अप्रॉक्सीमेट द फंक्शन। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमने उसको इन्फिनिट सम में एक्सपेंड किया, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो f(x) है, हम इसको x इज़ इक्वल टू a के अराउंड एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जब हम इसे करते हैं तो अब हम कह रहे हैं कि हम एक इन्फिनिट सीरीज़ बना रहे हैं, सम ऑफ वॉट, जिसमें कि हर टर्म इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इवैल्यूएटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ए, जिसके अराउंड हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये होता है f डैश ए क्या है, मैंने f(x) का डेरिवेटिव लिया और फिर उसमें उसको इवैल्यूएट कर लिया एट पॉइंट ए, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस ए बाय 1 फैक्टोरियल। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) इवैल्यूएटेड एट a इज़ f डबल डैश a, और इस तरीके से हम एक्सपैंड कर लेते हैं। इसको बोलते हैं हम टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन। जब हम ये न्यूरल नेटवर्क्स में बैक प्रोपेगेशन करते हैं, एक होता है स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड, एक होता है न्यूटन्स क्वाड्रेटिक मेथड।
तो न्यूटन्स क्वाड्रेटिक मेथड में काफ़ी यूज़फुल हो जाता है जब हम टेलर सीरीज से करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम इसमें सेकेंड डेरिवेटिव ऑनवर्ड सारी टर्म्स को छोड़ देंगे और हम कहेंगे हमने फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर लिया अप टू द फर्स्ट डेरिवेटिव। हम इसी तरह फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं अप टू द सेकेंड डेरिवेटिव इवैल्यूएटेड एट दैट पॉइंट ए। तो ये अप्रॉक्सीमेशन में जनरली यूज़ होता है। तो अब इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा है, हमने मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, आप सभी को रिवाइज करिए अपनी एंड पर। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, हमने मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन में आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पढ़ा, और हमने अंत में टेलर सीरीज एक्सपेंशन भी देखा। थैंक यू।